हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शिप्रा है। मेरे 29 वीक्स जेस्टेशन या फिर आपने 11 वीक्स प्रीमेच्योर आइडेंटिकल ट्विंस गर्ल्स हैं। लास्ट वीडियो में अपना एनआईसी एक्सपीरियंस लॉकडाउन के टाइम में कैसा था ये शेयर किया था। मेरे बच्चों ने एनआईसीयू में उनको क्या क्या दिक्कतें आई थी, वो कब तक ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे, कब तक उनको फीडिंग ट्यूब से वो फीड दिया जा रहा था और कब से उन्होंने खुद से फीड लेना शुरू किया था, हमने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, मेरे बच्चों ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, ये शेयर किया था। इस वीडियो में मैं अपना वो शेयर करने वाली हूँ, उनका अपना एक्सपीरियंस, अपने बच्चों का एक्सपीरियंस कि जब वो एनआईसी से बाहर वो अपने घर आ गए थे तब भी उनको क्या क्या हमें डॉक्टर ने क्या क्या बताया था कि क्या क्या उनको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डिसेबिलिटीज़ के कितने चांसेस हैं, ये शेयर करूँगी। अपने इसमें हमने कौन से मेडिकल टेस्ट कराए थे, कैसे होते हैं, कब होते हैं, क्यों करवाया जाता है, ये सब शेयर करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में कौन से प्रीमेच्योर बेबीज़ में हेल्थ इश्यूज़ के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डिसेबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उसके लिए कौन सा मेडिकल टेस्ट करवाया जाता है, कैसे करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है, इसके बारे में बताऊँगी और अपनी बेटी की असली रियल रिपोर्ट शेयर करूँगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी आगे वीडियोस बनाने के लिए। तो जब मेरे बच्चे पैदा हुए थे तब वो तुरंत ही एनआईसीयू में चले गए थे, हमें देखने का मौका नहीं मिला था सिंस वो लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, तो हमें होल्ड करने का भी टाइम नहीं मिला था। जब हम उनको एनआईसीयू से घर लेकर आए थे उसके बाद हमें बहुत सारे वार्निंग्स और बहुत सारे मेडिकल टिप्स बताए थे डॉक्टर ने कि क्या करना है, और उन्होंने हमें क्लियरली बताया था कि सिंस आपके बच्चे प्रीमेच्योर हुए हैं और ट्विंस हैं, प्रीमेच्योर हुए हैं, बहुत उनका लो वेट है, तो हमें बहुत सारे चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म मेडिकल उनको हेल्थ इश्यूज़ होंगे और डिसेबिलिटी के भी चांसेस हैं। तो हमें उन्होंने शेड्यूल बताया था बेसिकली कब कौन सा मेडिकल टेस्ट कराना है और वो टेस्ट किस लिए होता है, सारे चीज़ें बताया था। तो अब हम बात करते हैं प्रीमेच्योर बेबीज़ कितने तरीके के होते हैं। तो पहले तो हम इस तरीके से देखते हैं कि 37 वीक्स के बाद जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें फुल टर्म बेबी कंसिडर किया जाता है। वो बहुत ही आराम से, उनमें यूजुअली कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल बच्चे तरह होते हैं, उनमें डिसेबिलिटीज़ के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। फिर आते हैं हमारे बच्चे जिनको हम लोग कहते हैं मॉडरेट टू लेट प्री टर्म बेबीज़, जो कि एक्चुअली में आपके 32 से लेकर 37 वीक्स के बीच में होते हैं, जो कि इनके सर्वाइवल चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और डिसेबिलिटीज़ के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आप इनको 10 से 20% कर रहे हैं। फिर हमारा आता है, इसको हम लोग कहते हैं वेरी प्री टर्म या फिर आप इनको प्रीमीज भी बोल सकते हो। ये बेबीज़ होते हैं जो कि बेसिकली आपके 28 वीक्स से लेकर 32 वीक्स के बीच में होते हैं। इनके सर्वाइवल के चांसेस आपके 70% तक होते हैं कि 70% तक होते हैं और इनमें डिसेबिलिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फिर आता है हमारा माइक्रो बेबीज़ जो कि वेरी प्री टर्म बोलते हैं, वेरी अर्ली प्री टर्म बोलते हैं, जो कि बच्चे एक्चुअली 28 हफ्ते से पहले हो जाते हैं। उनके सर्वाइवल का रेट बहुत ही कम है और बच्चों के मुकाबले, और उनके डिसेबिलिटीज़ के चांसेस या फिर हेल्थ इश्यूज़ के चांसेस उनमें बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे बच्चे 29 वीक में हो गए थे, तो हम इन प्रीमीज की बात करेंगे जो बच्चे 28 से 32 के बीच में होते हैं, उनमें क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ के चांसेस होते हैं, उसके लिए क्या क्या मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं और उसके कैसे करवाए जाते हैं। हम फर्स्ट थिंग, हमारे जो प्रीमेच्योर बेबीज़ होते हैं जो 28 से 32 वीक से या फिर उससे पहले जो पैदा हुए थे, उनमें अपना बॉडी टेम्परेचर, अपना ब्लड प्रेशर या फिर शुगर मेंटेन करने की प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा। तो आप जब बच्चे को अपने घर लेकर आते हो तो डॉक्टर आपको पहले से वार्निंग साइंस दे देता है कि अगर बच्चे का कलर ब्लू होने लगे या फिर येलो होने लगे तो तुरंत इमरजेंसी में लेके आना है, या फिर बच्चे अगर 4-5 घंटे से ज़्यादा सो रहा है और जगाने पे भी नहीं जग रहा है, आपने बहुत कोशिश कर दी है नहीं जग रहा है, तो भी आप तुरंत इमरजेंसी में लेके आओ। तो हमें 4-5 मिनट वार्निंग साइंस बताए गए थे क्योंकि इस तरीके से हो तो तुरंत इमरजेंसी में लेके आना। तो ये 2-3 हो गई थी। फिर चौथी हमारी ये भी था कि अगर बच्चे ने 12 घंटे से ज़्यादा सुसु नहीं किया है या फिर बच्चा 12 घंटे से ज़्यादा सोता ही रह रहा है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, आपको तुरंत इमरजेंसी में लेके आना, कोई ज़्यादा वेट नहीं करना है। अगर 100 फ़ारेनहाइट डिग्री से ज़्यादा उसका टेम्परेचर है
और उसके बाद वो कम नहीं हो रहा है, 12 घंटे से ज़्यादा सर्वाइव हो रहा है, तो उसके बाद भी हमें तुरंत लेके आना है। ये तो जो बेबीज़ हैं वो अपना बॉडी टेम्परेचर, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर ईजिली वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं। एंड ICU में तो बहुत सारी मशीन्स होती हैं और हीटर होते हैं जिसमें वो हेल्प करती हैं बच्चों को ये सब मेंटेन करने में। लेकिन NICU के बाद जब बच्चों को लेके आते हैं घर पे और वो फुल टाइम तक नहीं पहुंच पाए हैं, यानी कि 40वें हफ्ते तक नहीं पहुंचाए हैं, तब तक हमें उनके बॉडी टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है कि बच्चों को ज़्यादा गर्मी ना लग रही हो या फिर बहुत ठंडी नहीं लग रही हो, क्योंकि अपना बॉडी टेम्परेचर ईजी मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे होते। तो हमें ना थोड़ा सा कवर करके रखना, ज़्यादा भी नहीं कवर करना है कि उनको गर्मी लग रही हो, स्वेटिंग हो रही है, उनको हीट स्ट्रोक हो जाए, और कम भी कपड़े नहीं पहनाने हैं या फिर कम कवर करके नहीं रखना है कि उनको ठंड लग जाए या फिर बॉडी टेम्परेचर उनकी एकदम ही ठंडा हो जाए, उनको हाइपोथर्मिया हो जाए। तो इसके लिए बेसिकली डॉक्टर ने बताया था कि इनका जो रूम का AC है, वेंटिलेटर रखिए। जब आप वेंटिलेटर नहीं कर रहे हैं या फिर AC चला रहे हैं तो उसका ध्यान रखिए, उसका जो AC का टेम्परेचर है वो 28 डिग्री ही हो, क्योंकि इससे ना बच्चे को गर्मी लगेगी ना बच्चे को ठंड लगेगी। फिर उसके अलावा भी डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब की थी बैम्पू वॉच। ये बैम्पू वॉच यूजली प्रीमेच्योर बेबीज़ के लिए होते हैं जिनके में बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है या फिर वो अभी सीख ही रहे होते हैं। तो बैम्पू वॉच आप मेरे बच्चे को देख सकते हैं वो किस तरीके से उसने पहना हुआ है, या फिर आप इस तरीके से होता है, मेरी बेबी की पिक्चर है जो इसको इसने पहना हुआ है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब अगर बच्चे का बॉडी टेम्परेचर बहुत कम हो गया है, हाइपोथर्मिया होने जा रहा है, तो वो सिग्नल जनरेट करने लगता है, क्योंकि ऑरेंज कलर का होता है, फ्लक्चुएट करने लगता है ऑरेंज, और उसके अदरवाइज ब्लू होता है, नॉर्मल ऑरेंज होता है, यानी कि बच्चे का बॉडी टेम्परेचर कम हो गया, साउंड आने लगती है, वार्निंग साउंड आने लगती है। आपको बेबी को स्लीपिंग पैड में डाल सकते हो या फिर कंगारू केयर कर सकते हो या फिर ब्लैंकेट से कवर कर सकते हो, बॉडी से चिपका के रख सकते हो, इससे बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। तब तक हम लोग लगा के रखते थे जब तक कि इसका सिग्नल नॉर्मल नहीं हो जाता था। एक्चुअली इसने हमें बहुत हेल्प किया है, ये सिर्फ 30 डेज ही चलती है, और उसने तब तक हमें कई बार हमारे बच्चे के में वार्निंग सिग्नल आ गए थे, उसका बॉडी टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया था, जबकि हमने बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान और प्रिकॉशंस ले रहे थे उसके बाद। तो इट एक्चुअली हेल्प्स। मेरे बच्चे 29 वीक में हो गए थे, तो हम इन प्रीमीज की बात करेंगे जो बच्चे 28 से 32 के बीच में होते हैं, उनमें क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ के चांसेस होते हैं, उसके लिए क्या क्या मेडिकल टेस्ट करवाए जाते हैं और उसके कैसे करवाया जाता है। हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट से, वो उसे कहते हैं ब्रेन। तो जब बच्चे प्रीमेच्योर बेबी होते हैं, NICU में भी उनका क्रेनियल अल्ट्रासाउंड कहते हैं इसे, वो रखा होता है, 2 बार करते हैं डॉक्टर। एक्चुअली ये चेक करने के लिए करते हैं कि उनके ब्रेन में कोई ब्लीडिंग तो नहीं है, उनका जो फ्लूइड होता है जो ब्रेन स्कल के अंदर वो सही है कि नहीं, उसका मूवमेंट सही है कि नहीं। बेसिकली क्रेनियल अल्ट्रासाउंड में क्या होता है कि साउंड वेव्स को अल्ट्रासाउंड यहाँ पे होता है, बेसिकली यहाँ का स्कल बच्चों का बहुत सॉफ्ट होता है और उनका डेवलप नहीं होता, उसका स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ये बच्चों का अल्ट्रासाउंड जो होता है उसमें वो साउंड वेव्स बच्चे के सर पे डाली जाती है नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की तरह, उसका वो रिएक्शन उससे बेबी के ब्रेन की पिक्चर्स ली जाती हैं और उसको स्टडी करके बताया जाता है कि उसमें बच्चे में ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही, इसमें आपका कोई हेमरेज तो नहीं हो रहा है जिससे आगे चल के कोई हमारे डिसेबिलिटी से चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर उसमें कोई जेनेटिक ब्रेन प्रॉब्लम तो हेल्थ इशू तो नहीं है जिसको कंजाइटल ब्रेन डैमेज बोलते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है सेरेब्रल पाल्सी या फिर आपका बच्चे का न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में आगे चल के बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। तो ये इसको क्रेनियल अल्ट्रासाउंड कह सकते हैं। इसकी रिपोर्ट जस्ट यहाँ पे है, जो मेरी बेबी की पिक्चर्स ली गई थी वो क्रेनियल टेस्ट हुआ था, उसमें कैसे स्टडी किया था, क्या क्या पिक्चर्स आई थी और कैसे फ्लूइड्स चेक किया था। फिर हम आते हैं बच्चे के लंग्स के लिए। प्रीमेच्योर बेबीज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके लंग्स अंडर डेवलप, तो बेसिकली उनके लंग्स के भी टेस्ट होते हैं, मेडिकल चेकअप होता है जिसमें कि डॉक्टर ये चेक करता है कि बच्चे में कितनी स्कारिंग है, इसमें क्या क्या बेसिकली कहीं से कुछ इम्पैक्ट तो नहीं है, क्योंकि आगे चल के बच्चे को अस्थमा या फिर ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आते हैं बच्चों की इंटेस्टाइन पे, बच्चों के आंतों पे, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे। ये एक्चुअली डिजीज़ होती है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। इसमें बच्चों के इंटेस्टाइन या फिर आप उनको आंतें बोल सकते हो, उसके साथ प्रॉब्लम होती, बच्चों को डाइजेस्ट करने में आगे चल के दिक्कत होती। ये कभी भी टाइम के साथ हील हो जाता है, अदरवाइज डॉक्टर इसका प्लान करते हैं कि कैसे। तो इसलिए प्रीमेच्योर बच्चों को बहुत ही स्लोली फीड किया जाता है, उनका कैलकुलेटेड उनकी फीड दी जाती है,
कि उनको इस तरह की प्रॉब्लम डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ ना हो, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। फिर हम आते हैं डिसेबिलिटीज़ पे, जो बच्चों में बहुत ज़्यादा होते हैं। बच्चों में ब्लाइंडनेस के चांसेस होते हैं, डेफनेस के चांसेस होते हैं। तो इनके लिए क्या क्या मेडिकल टेस्ट डॉक्टर रिकमेंड करता है। ब्लाइंडनेस के चांसेस क्यों होते हैं? क्योंकि बच्चों में के रेटिना सही से डेवलप नहीं हो पाते हैं, या फिर अगर रेटिना डेवलप हो भी रहे हैं जब 7 महीने के बाद से पैदा हुए हैं, तो उनके आसपास का जो रेटिना के साथ जो ब्लड वेसल्स होते हैं पीछे के, उनकी ग्रोथ थोड़ी सी एब्जर्व हो, मतलब टेढ़ी मेढ़ी या फिर ज़्यादा कम होती, तो उसकी वजह से बच्चों को सही से दिखता नहीं है। तो इसके लिए टेस्ट होता है ROP, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, जिसमें बेसिकली डॉक्टर जो होता है वो आँखों के डॉक्टर जो होते हैं वो चेक करते हैं कि बच्चों का रेटिना का डेवलपमेंट कैसा होता है। तो ये हमको पहले 36 वीक, जब बच्चा 36 वीक का हो जाएगा तब टेस्ट कराने के लिए बोला गया था। तो हम जब 36 वीक पे टेस्ट कराएंगे, तो आप नहीं देख सकते कैसे टेस्ट हुआ था, इसकी रिपोर्ट क्या थी मेरे बेबी की। तो हमको इसका टेस्ट हुआ था, तो उसमें बेसिकली वो हमें बताया गया था 36 वीक में कि बच्चे का सिर्फ 75% ही रेटिना डेवलप हुआ है। तो उसके बाद डॉक्टर ने, हमारे और डॉक्टर के बीच में डिस्कशन हुआ, तो डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया हम लेट्स वेट कि हम 4 हफ्ते और रुकते हैं, 1 महीना और रुकते हैं, फिर देखते हैं कि बच्चे का रेटिना अपने आप से डेवलप होता है कि नहीं। कह रहे उनका ये मानना था कि उनके हिसाब से यूजली 80 से 85% केसेस में बच्चे का रेटिना अपने आप ही डेवलप हो जाता है, जब तक कि बच्चा 40th वीक में पहुँच जाता है। अगर नहीं डेवलप होता है तब डॉक्टर सजेस्ट करते हैं सर्जरी के लिए, लेजिक सर्जरी, और बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लान है जिसको हम प्रीमेच्योर बेबीज़ में ब्लाइंडनेस को अवॉइड कर सकते हैं या फिर उसको हैंडल कर सकते हैं। तो उसके बाद अपने बच्चों का हम 30th वीक पे ROP टेस्ट कराने गए थे, तब हमें पता चला था कि उनका 75% डेवलप हुआ है। तो हमें सजेस्ट किया था डॉक्टर ने कि हम 1 महीना और रुक जाते हैं, 4 हफ्ते और रुक जाते हैं। उनको ऐसा बच्चों की कंडीशन देख के लग रहा है कि 40th वीक तक उनका आगे चल के ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन उसका उन्होंने ऑल्टरनेट भी बताया था कि अगर इन केस नहीं होती है तो हमें रेडी रहना है कि हम लेजिक सर्जरी करा लें, क्योंकि और बहुत सारे ट्रीटमेंट प्लान है जिसको हम ब्लाइंडनेस को या उनके रेटिना की जो ग्रोथ है उसको हैंडल कर सकते हैं। जितनी जल्दी हम ये पता लगा सकते हैं कि डिसेबिलिटीज़ की कौन कौन सी डिसेबिलिटी है और उसका क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उतना ही अच्छा है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें अगर आपका बेबी प्रीमेच्योर हुआ है ये सारे टेस्ट के लिए, ताकि इसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट प्लान अपना कर सकें। तो ये बेबी जब ग्रोथ हो रहा है, बेबी जब डेवलप होता है, हमको लगता है कि अभी बेबी बहुत छोटा है, कोई ज़रूरत नहीं है, जब बेबी बड़ा हो जाएगा हम टेस्ट करा लेंगे, उसके हिसाब से प्लान कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हम जितनी जल्दी बच्चे का हेल्थ चेकअप करा के ये कंफर्म कर लें कि बेबी में कौन सा डिसेबिलिटी है या फिर कौन सा हेल्थ इशूज़ है, तो उस हिसाब से हम प्लान कर सकते हैं, हम चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उसी हिसाब से बेबी को भी डेवलप होने में ईजी रहेगा। अगर उसे ब्लाइंडनेस है तो हमने आगे पहले ही उसका लेजिक सर्जरी करा दिया ताकि बच्चे को दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो उस हिसाब से ही वो ग्रो करेगा। अगर डेफनेस है तो उसके हिसाब से क्या ट्रीटमेंट प्लान लेना चाहिए, या फिर उसे हियरिंग इम्प्लांट करवाना है तो उनको पहले ही करा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके हिसाब से हम उसको डेवलप भी कर सकते हैं। अगर हियरिंग प्लांट नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे केसेस में नहीं हो सकता है, तो हम उसको उस हिसाब से ग्रो करा सकते हैं, उस हिसाब से उसके डेवलपमेंट भी करा सकते हैं। मतलब बच्चा उस हिसाब से डेवलप करेगा, वो अपने आप को एक्सेप्ट करेगा और उसके लिए डेवलप होना उस हिसाब से ईजी रहेगा। अदरवाइज आप 2 साल का बच्चा हो गया, उसके बाद आप करा रहे हैं, तब आपको पता चला 2 साल तक कि बच्चे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है, उसको इस तरह की डिसेबिलिटी है, तो दैट्स नॉट गुड। आप पहले ही करा लीजिए, क्योंकि हमारे डॉक्टर ने भी हमें पहले ही समझाया था कि पहले करा लो। हमने भी नेट पे बहुत पढ़ा था, रिसर्च करी थी और भी लोगों से बात करी थी, तो हमें भी लगा था कि पहले ही करा लो, रूटीन चेक हो, उस हिसाब से ही प्लान करो तो ज़्यादा ही बेटर रहता है। फिर हमारा आता है डेफनेस का, जो कि बच्चों को सुनाई नहीं देता, हियरिंग लॉस कहते हैं। इसका टेस्ट को बेरा टेस्ट बोलते हैं, जो कि ब्रेन स्टेम इवोक रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री होता है इसका फुल फॉर्म। और इसमें बेसिकली बच्चे का रिएक्शन जो है, उसके डेसिबल जो मशीन वेव्स भेजती है, साउंड्स भेजती है, उसका रिएक्शन कैसा हो रहा है, बच्चे का रिएक्शन, नर्वस सिस्टम कैसे रिएक्ट कर रही है उसके कारण, उसके हिसाब से वो देख सकते हैं कि बच्चे में हियरिंग लॉस है तो कितनी है और कितने लेवल तक की है। अगर है तो नहीं है तो कितने लेवल तक है, अगर नहीं है तो बहुत ही गुड है। तो इस टेस्ट में बेसिकली आप फोटो देख सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट कैसी थी। उसमें बेसिकली 3 मैग्नेट स्टिकर टाइप के होते हैं, बेसिकली यहाँ पे और बच्चे के कान के पीछे लगाए जाते हैं।
जिसमें कि वो चेक करते हैं कि बच्चे का ऑडिटरी जो नर्वस सिस्टम है वो उनके डेसिबल साउंड जो उन्होंने भेजी है या फिर सिग्नल भेजा है उसको कैसे रिएक्ट कर रहा है। ये थे हेल्थ चेकअप, हेल्थ रूटीन। इसके अलावा भी बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं बच्चों के, चेक रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं जो कि आपको चेक होते हैं कि उनका ब्लड सेल्स, रेड आरबीसी या फिर उनको मोनोनाइट और उनके हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम ना हो, बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की जाती रहती हैं क्योंकि प्रीमेच्योर में इन सब चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर इनैक्ट करते हैं। इन टेस्ट को भी आप बिल्कुल नॉर्मल रूटीन टेस्ट ही समझें क्योंकि फुल टर्म बेबीज़ में इतने सारे टेस्ट उनके जब बेबी पैदा होता है तब छोटे से नॉर्मल टेस्ट होते हैं जिसमें कि जल्दी से ब्लाइंडनेस क्विक टेस्ट का डाल दिया जाता है, हेयरिंग टेस्ट होते हैं। और हम प्रीमेच्योर बेबीज़ में बाद में होते हैं, थोड़े बड़े लेवल पे होते हैं, अलग से होते हैं। जैसे जो फुल टर्म बेबी होता है उसमें बहुत ही क्विक होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, उतने में रिस्पॉन्स आ जाता है, उसमें चांसेस कम होते हैं, इसलिए हेल्थ चेकअप भी उतनी स्क्रीनिंग जो कहते हैं हेल्थ स्क्रीनिंग बोलते हैं, बेबी जब पैदा होता है बहुत ही छोटे होते हैं। प्रीमेच्योर बेबीज़ में ये थोड़ा ज़्यादा डीप लेवल पे किया जाता है, इसमें क्योंकि उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्क्रीनिंग में उनका यूजुअली इनकन्क्लूसिव आता है, तो आप उसको स्क्रीनिंग में टेस्ट नहीं करा सकते कि स्क्रीनिंग के हिसाब से, क्योंकि हमारे बच्चों का भी जब NICU से उनको डिस्चार्ज किया जा रहा था तो भी डॉक्टर ने वहाँ पे स्क्रीनिंग के लेवल पे टेस्ट किए थे, तो काफ़ी इनकन्क्लूसिव रिजल्ट आए थे। तो हमें डॉक्टर, हमारे जो पेडिट्रिशियन था उसने यही रिकमेंड किया था कि आप एक्सपर्ट्स को दिखाएं और वो ज़्यादा बेटर बता देंगे कि डीप लेवल के टेस्ट होते हैं ज़्यादा सही रहेगा। तो हमने जो ROP कराया था उनके 36 वीक पे कराया था, फिर 40th वीक पे कराया था टू गेट द क्लियर पिक्चर। ये बेरा टेस्ट हमने उनके 3 महीने के कंप्लीट होने पे कराया था। फिर बाकी जो टेस्ट थे उनके क्रेनियल सोनोग्राम जो कि ब्रेन की ब्रीडिंग का टेस्ट करने के लिए होता है, ब्रेन की पिक्चर्स के लिए होता है बेबी के, वो टेस्ट उनका 2 बार उनके उसमें हो चुका था NICU में। फिर एक हमने करवाया था जब बच्चा हमारा 37 वीक पे आ गया था, तो हमने करवाया था। उसके बाद 37 वीक के बाद आ गया करवाया था, फिर रिकमेंड किया था 40th वीक पे। फिर हमारे डॉक्टर ने खुद ही बोल दिया कि अगर अभी तक ब्लीडिंग नहीं हो रही तो आगे चल के ब्लीडिंग की चांसेस बहुत ही कम है। अगर कुछ ऐसा लगेगा कि न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हम कराएंगे। फिर उनका न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट असेसमेंट हर 3 महीने पे, 6 महीने पे, फिर 8 महीने पे, 12 महीने पे, 18 महीने पे रिकमेंड किया गया है। तो अभी ऑटोमेटिकली मैं 8 महीने तक हमने सारे कवर कर लिए, बाकी हमारे करने अभी तक हमारे बच्चों के डेवलपमेंट ऑन टाइम नहीं चल रही है। ओके, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, इसलिए मुझे बहुत हेल्प मिलेगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।